केस है वो हेमोराइड पाइल्स 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 केस है पाइल्स। तो इसमें जो है दो तरह की पाइल्स जो है वो पाई जाती है। एक जो है हेमोराइड्स होती है और एक ब्लाइंड पाइल्स होती है। हेमोराइड और ब्लाइंड पाइल्स, जिसको आम भाषा में लोग जो है बवासीर कहते हैं, जो देहात की भाषा में लोग इसको बोलते हैं। ठीक, ये बहुतायत जो है रोगी, बहुतायत रोगी जो है आज आ रहे हैं जो इस रोग से पीड़ित हैं। तो जो मैंने चिकित्सा की इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, इसमें भी मुझे बहुत ही अच्छी सफलता मिली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। तो पहले जानेंगे कि क्या है हेमोराइड पाइल्स। तो हेमोराइड जो पाइल्स है वो कौन कौन सा अंग इन्वॉल्व होता है इसमें और क्या चीजें होती हैं। सिम्टम, मरीज पहले क्या लेके आता है कि लक्षण लेके आता है हमारे पास। पेशेंट कंप्लेंट्स लेके आता है कि मल त्यागते समय या मल त्यागने के बाद, मल त्यागते समय या मल त्यागने के बाद रेक्टम और जो मल द्वार है रक्त स्राव होने लगता है। ठीक, यानी कि मरीज आएगा, बोलेगा कि मल त्यागते समय या उसके बाद उसमें जो है, जो रेक्टम है, मलाशय है, वो बड़ी आंत में दबाव पड़ने के कारण क्या होता है कि वहां से रक्त स्राव होने लगता है। जब वो मल त्याग करने जाएगा तो वहां पे क्या होता है, रक्त स्राव होने लगता है, रक्त स्राव। इसी को हम हेमोराइड कहते हैं। ठीक, ये जो है बहुतायत जो है हमारे समाज में पाया जा रहा है बहुतायत रूप से, जो सभी उम्र के पुरुष महिलाओं में ये शिकायत मिलती है। सभी उम्र के जो पुरुष महिलाएं हैं उनमें इसकी समस्या देखने को मिलती है, हेमोराइड्स की। ठीक, अगर रोगी हमारे पास या रोगी समय से इलाज नहीं कराता है तो उसकी स्थिति जो है बदतर हो सकती है। उसमें जो सिम्टम लेके आता है रोगी हमारे पास, ब्लीडिंग प्लस पेन, दर्द होता है। ब्लीडिंग होता है और क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है, और ईचिंग, खुजली लेके आता है। ठीक, तो जैसा कि आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमने ट्रीटमेंट के लिए आपको बताया है कि कैसे किसी बीमारी में आसानी से हम औषधियों का चयन कर सकें, कि जो औषधियां हैं वो आसानी से हम चयनित कर सकें किसी भी बीमारी में जो कि हमारा है। तो आज का जो है वो पाइल्स, पाइल्स तो ये पाइल्स जो है इसको बवासीर भी कहते हैं। पाइल्स क्या होता है कि जो रेक्टम है उस रेक्टम पर प्रेशर बनने के कारण, ठीक, बड़ी आंत में दबाव बनने के कारण क्या होता है कि वहां से ब्लीडिंग आने लगती है। और इस हेमोराइड वाले जिसमें कि ब्लीडिंग आती है, तो इसमें जो मरीज हमारे पास आएगा वो क्या सिम्टम लेके आएगा। तीन तरह की चीजें हैं मैंने जो बताया है कि पहला आर्गन,
आर्गन। अगर आपको औषधि का चयन करना है, सेकेंड क्या है कि प्रिंसिपल रेमेडी या इसको प्रिंसिपल रेमेडी, ऑर्गेनिक रेमेडी, और तीसरा क्या है कि सिम्टोमेटिक रेमेडी। ठीक, तो इसलिए मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के परिप्रेक्ष्य में इसका क्लिनिकल फीचर जो है हम देख के चलते हैं कि इसका जो क्लिनिकल फीचर है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के परिप्रेक्ष्य में कैसे उपयोगी है। तो जो मरीज इस हेमोराइड के केस में जो मरीज आएगा वो क्या लेके आएगा कि ब्लीडिंग फ्रॉम द रेक्टम, ठीक, एंड मे बी द विथ द पेन, दर्द के साथ हो सकता है, बैठने में उसको दर्द हो सकता है, समस्या हो सकती है समझ। ये इतनी सारी परेशानी लेकर के हमारे पास आता है ये मरीज। इसके ये तीसरा नंबर का जो सिम्टम है वो रोगी लेके हमारे पास आता है। ठीक, अब आते हैं कि इस बीमारी के ये तो लक्षण हो गए जो सिम्टम्स, ठीक है, ये बीमारी का लक्षण हो गया कि ये लक्षण हमें इस बीमारियों में मिलता है, ये सिम्टम है इस बीमारी के। दूसरा आते हैं कि कारण, ठीक, कॉज, ठीक, ये तीन परिप्रेक्ष्य में हम इनको पकड़ने का प्रयास करते हैं किसी बीमारी का जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक, यानी किसी भी क्लिनिकल मेडिसिन या कोई भी बुक पढ़ेंगे तो ये तीन एस्पेक्ट्स जो हैं उसी के आधार पे हम चीजों को पढ़ते हैं। क्योंकि जितनी किताबें बनी हुई हैं आज के दिन में, मेडिकल साइंस की जितनी भी बुक बनी हुई है सारी बुक एलोपैथी के परिप्रेक्ष्य में बनी हुई है, आए समझ। तो उन्होंने अपने हिसाब से उन किताबों को लिखा हुआ है, ठीक, लेकिन जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो हम अपने हिसाब से उन चीजों को ढूंढने का उसमें प्रयास करेंगे, आए समझ। यानी कोई भी मरीज आया तो हम उसको अपने हिसाब से, अपने एस्पेक्ट्स में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हम उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि आसानी से हम दवाओं का चयन कर सकें। अगर हम उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे चीजों को तो दवाओं का चयन आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात क्या हुई कि सिम्टम, आपको सिम्टम क्या नजर आया कि ब्लीडिंग, ठीक, ब्लीडिंग हो रहा है, इसमें ब्लड आ रहा है। दूसरा पेन, यही है ना, और तीसरा ईचिंग। ये तीनों मिल सकते हैं या कोई एक मिल सकता है, ये मरीज टू मरीज वैरी करता है, समझ गए बात को। तो ये मरीज टू पेशेंट वैरीज करता है कि इसको ब्लीडिंग हो रही है, ये बात हो रही है आपकी हेमोराइड से, जो पोलीबाउसिन जिसको कहते हैं। तो ये इतने सारे जो सिम्टम हैं ये आपको देखने में मिलेंगे। वहां पे स्वेलिंग भी मिल सकता है, ठीक है, स्वेलिंग, सूजन, ठीक है, ये इतनी सारी चीजें आपको देखने में मिल सकती हैं। अन्य एसेसरीज सिम्टम्स जो हैं हमें देखने में मिलते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, इसके साथ कई सारे एसेसरीज सिम्टम्स भी देखने में मिलेंगे जो हमें समझ में आएगा। अब दूसरा, हम प्रिंसिपल रेमेडी या प्रिंसिपल रेमेडी जब तलाशते हैं तो वहीं पे डिजीज का क्या पार्ट आता है कि कॉज, ठीक है, कारण, यानी कि जो कारण है वो महत्वपूर्ण चीज है। तो पाइल्स हेमोराइड जो बीमारी है उसका कारण क्या है, ठीक है, कारण। तो कारण क्या है कि क्रॉनिक
कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। और अब वो कॉन्स्टिपेशन किसी भी कारण से बना हुआ हो, जो भी कारण हो, पानी कम पीने के कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, या ड्यू टू लो फाइबर फूड में फाइबर नहीं ले रहा है, या लंबे समय तक वो एक जगह बैठने का काम करता है जिससे कि आंतों की मूवमेंट ना हो रही हो, लंबे समय तक कुर्सी पर बैठने का काम कर रहा हो जिससे कि बिल्कुल शरीर में मूवमेंट ना हो। इसके साथ गरिष्ठ भोजन, जो गरिष्ठ भोजन है, मांस, मछली, अंडा और शराब, मसालेदार चीजें, ऐसी चीजें जो भारी हो, पचने में देर लगता हो, जो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती है, आए समझ में? तो इस तरह की ऐसी चीजें जो हैं इसके कारण जो है ये होते हैं। इतने सारे कारण जो है हमें देखने में मिलेंगे कि उसको क्या हुआ है कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो मुख्य इसका कारण है। अब उस कॉन्स्टिपेशन बनने के भी बहुत सारे कारण हैं, ठीक? यानी कि जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत में मल जो है वो रुक रहा है, जिसको साफ हो जाना चाहिए वो मल वहीं इकट्ठा हो रहा है, टाइमली उसको निकल जाना चाहिए, कॉन्स्टिपेटेड है, ठीक? तो कारण क्या आ गया कि कॉन्स्टिपेशन जो है ये कारण है। दूसरा, इसमें जब आप आएंगे तो जब आप हीमेटोजेनिक या सैंग्वाइन कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो हेमोराइड, ब्लीडिंग टेंडेंसी आपको देखने को मिलती है, ठीक है? तो ये ज्यादातर उन्हीं को होता है जो सैंग्वाइन होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लिम्फेटिक वाले को नहीं होता है, जो मैंने फिलोसॉफी में आपको बताया है कि किस तरह से हर एक प्रकृति की बीमारियां दूसरे में हो सकती है, लेकिन उसकी जो ग्रेविटी होगी वो कम होगी, ठीक है? तो मोस्टली रूप में जो हेमोराइड होगा वो ज्यादातर किसको होगा कि जो सैंग्वाइन कॉन्स्टिट्यूशन के जो रोगी होंगे इनको ज्यादातर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक? मैक्सिमम रोगी ऐसे ही मिलेंगे, लिम्फेटिक भी हैं और सैंग्वाइन दोनों को होता है ये, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है होने की वो सैंग्वाइन जो रोगी होते हैं, जो रक्त प्रकृति के लोग हैं, इनको ज्यादातर ये बीमारी होती है, उनके में ज्यादा। तो कारण में एक ही कारण आ रहा है, जो प्रिंसिपल रेमेडी जो हम चलाते हैं, तो ठीक। तीसरी ये चीज आ रही है कि मांस, मदिरा या ऐसा चीज जिसके प्रभाव से ये चीजें जो हैं बढ़ती हैं, गर्म चीज को खाने से इम्बैलेंसी होती है उसकी प्रकृति में। तो ये तमाम सारी चीजें जो हैं ये कारण है इसके पीछे, समझ गए बात को? आंतों में कब्ज का बनना, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक, उसमें कब्ज का बनना, कॉन्स्टिपेशन का क्रिएट होना। अब इसमें ही आता है कि
जो कारण आपको समझ में आया इसमें क्या है कि इसमें जो जिम्मेदार अंग है वो क्या क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक, लीवर, लीवर भी कारण है, लार्ज इंटेस्टाइन कारण है, लीवर कारण है ड्यू टू पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन, लीवर भी कारण है, पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है इसमें, जब कब्ज बनती है तो पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो प्रेशर नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो प्रिंसिपल रेमेडी है या जो कॉज है, जो रिस्पांसिबल ऑर्गन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो सकता है, लीवर हो सकता है, दूसरा ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टरबेंस कि कॉन्स्टिट्यूशन में गड़बड़ी आ रही है उसकी, ठीक है। तो ये कारण हो गए। अब तीसरी बात आती है कि इन दोनों चीजें से हमें क्या पकड़ना है, ये दो चीजें आ गई, अब इनसे हमें जो आर्गन है, ठीक, तो इसमें आर्गन जो इन्वॉल्व है क्या है, रेक्टम है, रेक्टम है, लार्ज इंटेस्टाइन है ना, यही तो आर्गन है, वहां की भेंस है, वहां की भेंस है, वहां जो भेंस पाई जाती है वो भेंस जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है, कि वो भेंस इन चीजों पे इन्वॉल्व कर रही है, इन्वॉल्व है वो भेंस। तो आर्गन क्या समझ में आया आपको, रेक्टम, रेक्टम एंड भेंस, जो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है उसमें, कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उसका, जो दिखाई दे रहा है, समझ गए। और भी चीजें हैं वहां पे। तो जब हम औषधियों का चयन करेंगे तो इसी आधार पे चीजों को हम करते हैं किसी भी बीमारी का, ठीक है। यानी कि कोई भी बीमारी आप लेंगे तो उसके सिम्टम को आप जानेंगे, व्हाट इज द सिम्टम, यानी मरीज आ रहा है तो पर्चे पे क्या लिखना है, व्हाट इज द सिम्टम, मरीज क्या बोल रहा है, आज द टेल द पेशेंट, पेशेंट बोल क्या रहा है, दिखा हमें क्या रहा है, या वो बाय द इंट्रोगेशन और द फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट के जो सिम्टम है वो धड़ल्ले से लिखते जाएंगे। वो बोल रहा है कि हमें ब्लड आ रहा है, हमें पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हम धड़ल्ले से इन चीजों को लिखते चले जाएंगे। उससे क्या हमें मिलेगा, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो अपनी पर्ची पर ना सिम्टम लिखते हैं मरीज का, ना कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप चीजों को पकड़ नहीं पाते हैं। तो पेशेंट आया आपके पास तो पर्ची में तुरंत लिखे, जो पेशेंट बोल रहा है हिंदी अंग्रेजी जो भी जानते हो उसी आधार पे आप लिखो उसको, ठीक, जो भी बोल रहा है, जो भी समझ आ रहा है आपको, तो उसको सीखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। तो अब ये आपके सामने तीन चीजें आ गई आपकी। अब औषधि का चयन हम कैसे करेंगे, ठीक है। औषधि का जो चयन है वो किस आधार पे हम औषधियों का चयन किसी भी रोगी के लिए करेंगे, ताकि रोगी को हम आराम दे सके। औषध का चयन उसी आधार पे हमें करना होगा, ठीक। अब यहाँ पे रेक्टम है, वेनस है, यहाँ पे आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन भी आती है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन भी है वहां पे, समझ गए। अब यहाँ पे हम किस आधार पे चयन करेंगे औषधियों, पहला हमें ऑर्गेनिक औषधियां, तो डायरेक्टली क्या इन्वॉल्व है, भेंस इन्वॉल्व है,
ब्लीडिंग हो रही है तो क्या है A2, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिक औषधियां आ रही हैं, ऑर्गेनिक औषधियों में आपकी जो भी औषधियां आ रही हैं उसमें A2 और जो रेक्टम की औषधियां हैं इसमें आप खोजेंगे तो आपको C2 मिलेगा, C10 मिलेगा और C4 मिलेगा, ठीक है, और C1 मिलेगा और C5। ये इतनी औषधियों में आपको अलग अलग औषधियों को चयन करना पड़ता है, ठीक है। अलग अलग औषधियां जो है अलग अलग अवस्था में इसको चयन आपको करना पड़ेगा रोगियों के आधार पर, ठीक है। जो हमने अनुभव पाया है पेन वाले रोगियों में C4 बेहतरीन काम करता है, ठीक। ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है या पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन के तरफ रोगी जाता है तो C5, जहां लीवर का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखता है तो C5 जो है यूज करते हैं हम। और C2 जो है, C2 भी वहां पे बहुत बेहतरीन काम करती है C2 भी। तो हम ये अलग अलग चीजों में इन अलग अलग औषधियों का ऑर्गेनिक रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये औषधियां आपकी हो गई। उसके बाद आते हैं हम कॉज, कारण पे आते हैं, प्रिंसिपल रेमेडी जिसमें, तो इसमें दो तरह की औषधि आती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल में यस1 या यस2 ये रोगी के आधार पर आया समझ में, यस1 या यस2 ये रोगी के आधार पे आपकी औषधि हो गई। दूसरी कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है इन्वॉल्व है, आया समझ में। एसेसरी जो रिस्पांसिबल ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन है, यानी कि पेट साफ नहीं हो रहा है, उसका पेट साफ नहीं हो रहा है, कब्ज बन रहा है, तो यहाँ पे हमारी सीजन होती है, भर्टू होती है और यसलास, ठीक है। इसमें इन तीन औषधियों में हम चयन कर सकते हैं। नौ समझ में आए तो साथ में दे सकते हैं इसको, ठीक है। इसको रात में खाने के लिए दिया जा सकता है, जिससे कि क्या हो, उसका कारण खत्म हो, जो मल रुक रहा है वो कारण यहाँ पे खत्म करना होगा, ठीक है। आए समझ में। तो ये कारण जब खत्म होगा तो रोगी ठीक होगा। अब ये हमने मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कारण को और लार्ज इंटेस्टाइन या लीवर इन्वॉल्व है या लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये आपकी औषधियां काम करेंगी। अब आते हैं तीसरा सिम्प्टोमेटिक रेमेडी। जो सिम्प्टोमेटिक रेमेडी है जो कि रोगी लक्षण लेके हमारे पास आया, ठीक है, जिससे कि उसको परेशानी है, जिससे कि दिक्कत हो रही है, तो इसमें दो तरह की औषधियां होती हैं। क्या होता है कि एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक। एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह की औषधियां हैं। तो इसमें जो दो तरह की औषधियां इंटरनल और एक्सटर्नल, तो ब्लीडिंग हो रही है तो हमारी औषधि होती है बी, ठीक है, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। बी देंगे, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। इसको 5 से 10 गुण जो है मात्रा के आधार पे हम देते हैं। और इसके साथ ईचिंग है तो यहाँ आपने भरवन या भर्टू दिया है, ये ईचिंग में आपके काम करेगा, भरवन या भर्टू। स्वेलिंग यहाँ पे अगर है तो C5, A2 और G या B, ठीक है, ये गद्दी देंगे हम स्वेलिंग, ठीक है,
सूजन हुआ हो वहां पे तो। ठीक, तो अगर स्वेलिंग हुई है तो इसको हम देंगे। अगर पेन है, दर्द वगैरह है, ठीक, दर्द हो रहा है तो F1 और WE दे सकते हैं हम पेन के रूप में। पेन अगर दर्द उसको हो रहा है, वैसे इतनी औषधि देने पे उसको ठीक ठाक आराम जो है इस केस में मिल जाता है। ठीक है, तो अगर इसका हम फार्मूला बनाएंगे तो S1C2A2, ठीक है, एक साथ जोड़ सकते हैं और C10 S लास्ट दे सकते हैं। ठीक है, B जो है इसको सुबह शाम दे सकते हैं B को, ठीक, और गद्दी दे सकते हैं C5A2 और B। ठीक है, ये गद्दी दिया जा सकता है और इसको गोलियों के रूप में दे सकते हैं सुबह शाम खाने के लिए, गोलियों के रूप में दे सकते हैं। ठीक, S1 की जगह S2 भी हो सकता है, C2 की जगह C5 भी हो सकता है। ये आप उसके इन्वॉल्वमेंट, आप जो इंट्रोगेशन करेंगे पेशेंट का, उस आधार पे औषधियों का चयन आप कर सकते हैं इन बीमारियों में। ठीक है, तो आसानी से इसको दवाई को दे सकते हैं। अब आते हैं इसकी डोजोलॉजी पे कि डोजोलॉजी कैसे इसको देंगे। ठीक, तो डोजोलॉजी जो होगी इसकी कि डोज शुड बी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज, रोग की गंभीरता के समानुपाती होती है। यानी कि रोग की गंभीरता जितनी ज्यादा होगी उसी अनुपात में इन चीजों को हम लोग देते हैं। तो रोग पुराना है अगर, तो आप इसको डाइल्यूशन को बढ़ा करके, और जितना डाइल्यूट करेंगे उतना रिपीटेड डोज में आपको देना पड़ेगा इस औषधि को। ठीक, आप 100 ml में भी मिला के दे सकते हैं, 200 ml में भी मिला के दे सकते हैं, और इसको जो है D4 में ही हमें देना चाहिए। इसको C10 लास्ट को D4 में ही देना चाहिए। B को 5 से 10 बूंद में देना चाहिए। इसके बाद जो है मैंने तो इस फार्मूले से 100% चीजों में सफलता पाई है। इन चीजों को लेकर के 100% सफलता जो है इस पे हमें मिलती है। हम इन रोगियों को ठीक करते हैं, 100% ये रोगी ठीक होते हैं जितने भी हेमोराइड के आते हैं। अगर इस रोगी में ब्लीडिंग होते होते खून की कमी हो गई हो, ठीक है, तो कभी कभी हमें E3 और A3 की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि बॉडी में उसके खून कम हो गया, हीमोग्लोबिन गिर गया कम, तो A3 की जरूरत इसको पड़ती है। अभी पिछले हफ्ते एक रोगी सेम कंडीशन का आया, उसको ईचिंग था, बैठने में इतना पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा ईचिंग और पेन से वो और मस्सा फूला हुआ। ठीक, तो उससे परेशान था, तो हमने सेम फार्मूले को यूज किया उसको आज के दिन में 2 हफ्ते में, और इस समय बिल्कुल तुरंत आराम है। तो ऐसे रोगियों में आप ये आसानी से जो चयन विधियां हैं इसकी हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में धीरे धीरे आपको सिलेक्शन ऑफ जो रेमेडी है वो आसानी से सिखाने का प्रयास है, जिससे कि आप आसानी से चयन विधियों को सीख सकें कि कैसे औषधि का चयन कर सकें। तो और इसमें जो है रोगी को
प्रिकॉशन जो बोलना है, ठीक, यानी कि जो कारण को ठीक करना है, आपने दवाई दे दी, दवाई के बाद जो परहेज है हर एक रोगियों को बताना है उस परहेज को, ठीक, कि पानी भरपूर मात्रा में खाना है, फाइबर फूड खाना है, और मैदे वाली चीजों को बंद कर देना है, गरिष्ठ मसाले वाली चीजों को बंद कर देना है, ऐसी चीजें नहीं खानी है, ठीक। तो ये सारी चीजें जो हैं जब उसको करेंगे तो रोगी 100% राहत आ जाएगा और आराम मिल जाएगा, रोगी ठीक हो जाएगा। तो इस आधार पे हम इन औषधियों को आसानी से यूज कर सकते हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज दे सकते हैं कि और भी कुछ समझना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज को डाल सकते हैं कि इसमें ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, फिर आपको बताई जाएगी, ठीक है।